यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग बात कर रहे थे, पिछले क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताए थे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको देखना है कि ग्रुप 16 में कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। हम लोग एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी एटम में, गैसियस एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एटम हमको एनर्जी देता है। तो वो जो एनर्जी देता है एटम, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आ गया होगा। तो अब बात ये होता है कि कौन एटम हमको ज्यादा एनर्जी देगा। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दिए हैं अट्रैक्ट और एक्सेप्ट दोनों क्या होता है, अलग अलग चीज होता है। अट्रैक्ट का मतलब है कि आप मान लीजिए, जैसे कि हम आपको बताए थोड़ा देर पहले कि शादी करना हो गया एक्सेप्ट करना, और अफेयर करना मतलब क्या हो गया आपका, अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने के लिए आपको घर लाने की जरूरत नहीं है, आपको मंदिर है, उसके बाद से आपका पार्क है, ठीक है। तो ये सारे जगह पे होटल है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, ये सब जगह पे आप स्पेंड कर सकते टाइम। लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, घर लाना पड़ता है। और घर लाने की जब बात आता है तो एक्सेप्टेंस मतलब अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। वही बात हम यहाँ करने जा रहे हैं आपसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो बात है, ऑक्सीजन में अट्रैक्शन पावर ज्यादा है बच्चों, लेकिन ऑक्सीजन का एक्सेप्टेंस क्वालिटी कम है। क्या कम है, एक्सेप्टेंस क्वालिटी कम है। तो अभी मैं आपसे बोलने जा रहा हूं कि सबसे अगर ऑर्डर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल हम एक और देना चाहते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर 1 BH का घर है। कितना BH का घर है, 1 BH, मतलब एक बेडरूम एक हॉल किचन है। आप सिंपल आदमी गुजरात में रह रहे हैं और आपके गांव से 10 आदमी आना चाहता है, तो क्या आपको इस बात से खुशी होगा, टेंशन हो जाएगा आपको कि सर 10 आदमी आएगा तो रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ, खाएगा कहाँ, नहाएगा कहाँ, इस बात का टेंशन रहता है। मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आए, लेकिन फिर भी आपका अंदर से आत्मा से डरेंगे आप, क्योंकि लगेगा कि उतना आदमी आ रहा तो रखेंगे कहाँ। मतलब आपका एक्सेप्टेंस क्वालिटी नहीं है, अट्रैक्शन सबसे है आपका। अगर वही आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 50 रूम है उसमें, तो आप चाहेंगे कि कम से कम गाँव वाला आके एक बार देख तो ले हम क्या है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्पेस होता है तभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अट्रैक्ट तो स्पेस रहे ना रहे, झोपड़ी रहे, घर नहीं रहेगा तब पर भी तुम अट्रैक्शन करते चलेगा, है ना। लेकिन एक्सेप्टेंस की बात आती है तो घर देखना पड़ता है कि साइज मेरा कैसा है। तो उसी तरह मेरी बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है बच्चों, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो आप बताइए क्या ऑक्सीजन के पास उतना स्पेस है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका बहुत कम होता है। क्लियर है, क्योंकि इसके पास स्पेस क्या है, कम है, साइज क्या है, छोटा है। और दूसरी बात सल्फर में क्या है, इसका साइज इसकी तुलना में बड़ा है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। मानते हैं अट्रैक्शन इसमें कम है, अट्रैक्शन कम है, लेकिन स्पेस ज्यादा है तो एक्सेप्ट तो कर सकता है। ऐसा बहुत जगह देखे होंगे, अट्रैक्शन नहीं रहता लड़का में, फिर भी उसी के शादी हो जाता है, होता है कि नहीं। क्यों, उसके पास पैसा है, गवर्नमेंट जॉब, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसके अंदर। अब बहुत स्मार्ट है, आप शाहरुख खान है, लेकिन आपके पास स्पेस ही नहीं है, कहाँ रखोगे। तो देखिए बच्चों, एक तो हमारा बात से समझ में आप लोग सहमत हो गए होंगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है, क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है, उसके पास जगह कम है, इसलिए रिपल्सन होता है बच्चों। किसमें रिपल्सन होगा, ऑक्सीजन में रिपल्सन ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसके पास जगह नहीं आएगा तो सोचेगा नहीं भगवान बाहर ही चल जाए, ना आए, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो आप समझ गए, इस ऑर्डर को लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर। इसका ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जिसका सबसे कम है उसको बाद में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, इसका सबसे ज्यादा है, सबसे
ज्यादा और इसका सबसे क्या है, सबसे कम। लिख लीजिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है जी, सल्फर का, और सबसे कम किसका है, पोलोनियम का। क्लियर हो गई बात। कारण क्या है, ड्यू टू लेक ऑफ स्पेस। ठीक है, लिख लीजिए। और हाई इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, कैमरा के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको डेफिनेशन भी बता देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं बच्चों, आप बोल सकते हैं द टेंडेंसी टू accept incoming electron देखिए, the tendency to accept incoming electron and release energy, this is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसी भी एटम के द्वारा बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और उसको ये एनर्जी देना। जो एनर्जी देता है ना, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टू गैसियस एटम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी गैसियस एटम से जोड़ते हैं तो उसके बदले में जो एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, सल्फर का, और सबसे कम किसका होता है, पोलोनियम का। कारण क्या है बच्चों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का होना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होता है क्योंकि उसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर से भगा देता है, इसलिए नहीं आ पाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको लिख लीजिए आप लोग। हमको लगता है आप समझ गए हो, क्लास 12 का बच्चे हैं, तो 11th का नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली बार सुन गया। ठीक है, 11th में भी पढ़ाया गया है, बहुत बार इसको रिपीट किया गया है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, और नया डिफिनेशन लिख दिए, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इनकमिंग और आउटगोइंग जो है मोबाइल से भी है। मिटा दे इसको, मिटा दे। क्लियर है। आपसे कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्यों नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप, क्योंकि उसके पास जगह कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है तो क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीजन का। समझ गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत चतुर है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, खाली अट्रैक्ट करना, बाहर बाहर घूमेगा। ठीक है, मिटा दे इसको। क्लियर है, बहुत अच्छा। हमको लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा होगा आपको इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16। बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16। चलिए, ग्रुप 16 का अगर आपसे पूछा जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, वह टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस, जिस पे कोई लिक्विड बॉइल होने लगता है, उबलने लगता है, उस तापमान को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह हर एलिमेंट का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता होगा। तो सबसे पहले मेरे पास कौन आता है, ऑक्सीजन। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, और क्या है बच्चों, पोलोनियम है। तो
आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बाबू मेरी एक बात याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना 3 चीज पे डिपेंड करता है। पहला बात नंबर 1, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है। और दूसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए तीसरा आपका सरफेस एरिया हो सकता है। तो मोलर मास पे भी डिपेंड करता है ना, एक फैक्टर और है मोलर मास। देखिए इन सारे 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। लिख लीजिए बाबू। तो बॉइलिंग पॉइंट आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा किसका घटेगा। तो डाउन द ग्रुप मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप वैन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसके बाद से आपका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, मोलर मास भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बढ़ेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं। चलिए ठीक है, समझ गए बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट इस चारों पे डिपेंड करता है। तो डाउन द ग्रुप हम कह सकते हैं बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट इन सभी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सरफेस एरिया, मोलर मास। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई बात नहीं आ रहा है, तो ये तीनों पे डिपेंड करेगा। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसा है, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, मोलर मास किसका ज्यादा है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका क्या होगा बोलिए, सल्फर ऑक्सीजन का क्या होगा, सबसे कम होगा ऑक्सीजन का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा पोलोनियम। समझ गए, लिख लीजिए। कम को लीस्ट बोलते हैं और ज्यादा को मोस्ट बोलते हैं। इतना अंग्रेजी तो आप लोग जानते होंगे। चलिए लिख लीजिए। ऑक्सीजन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट और पोलोनियम का सबसे ज्यादा। लीस्ट, मोस्ट, लीस्ट और मोस्ट लिख देते हैं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो नहीं मूर्ख। लीस्ट हो गया, मोस्ट लिख लीजिए। समझ गए बच्चों। अब हम आप लोग को इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16, जिसमें पहला रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 डाउन द ग्रुप बच्चों इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही नहीं, सरफेस एरिया बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा। तो इस सब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, सबका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबका है ना, सबका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप 16 वैन डर वाल फोर्स का डायरेक्टली है, सरफेस एरिया का, मोलर मास का। मोलर मास भी तो बढ़ेगा ना यार, ऊपर इसका 8 है, इसका 16 है, ठीक है, हाँ 16 है, 32 है, समझ रहा है। तो मोलर मास भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। मोलर मास बढ़ेगा तो आपका बाकी सब कहानी बढ़ेगा। क्लियर है। चलिए लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम आप लोग को सोच रहे हैं कि ग्रुप से मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाएंगे, हो सकता है नवंबर में, 1 नवंबर से स्टार्ट कर दे फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। देखिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 लिखते जाइए।
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16, हल्ला नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला 3-4 प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन लिखिए। और दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। और तीसरा में लिखेंगे आप लोग रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन लिख लीजिए बच्चों। ये 3 तरह का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और तीसरा रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन का नाम आप लोग सुने हैं, ऑक्सीजन भी जानते हैं, हाइड्रोजन भी जानते हैं। अभी हम लोग पहला लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन को लेकर, उसका फिर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे 2-3 तो पहले से बता चुके हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लियर है? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लियर? चलिए बेटा इसको। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराएं, ऑक्सीजन का रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या होगा? कोई बता सकता है हमको? देखिए बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। रिएक्शन के बाद बनेगा H2O, H2O बनेगा। उसी तरह अगर आप सल्फर का करेंगे ना, तो सल्फर का भी सेम ही कहानी बनेगा। सल्फर का H2S बनेगा। अगर सेलेनियम का बात करें तो H2S ही बनेगा। उसके बाद से आपका टेलुरियम की बात करें क्या बन जाएगा? H2TE बनेगा। और पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लिख लीजिए बच्चों। देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन बता रहे थे आप लोगों को। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में हम ये बता रहे थे कि अगर ग्रुप 16 का एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनाता है। आप लिख लीजिए इसको कि ग्रुप 16 एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए व्हेन ग्रुप 16 एलिमेंट react with hydrogen, when group 16 element react with hydrogen, when group 16 element react with hydrogen, then it form hydride of group 16. When group 16 element react with hydrogen, then it form hydride of group 16. Hydride of group 16. ऑफ ग्रुप 16। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी हाइड्राइड का, ये कॉपी कर लिए हैं। चलिए हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 का कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। लिखिए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 16। आप लोग को बता दिया स्मेल जो होता है हाइड्रोजन सल्फर का, जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनियम का जो स्मेल है वो मछली जैसा स्मेल होता है, ठीक है, सड़ी हुई मछली के जैसे। चलिए देखिए सबसे पहला लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी
यहाँ आप लिख लीजिए प्रॉपर्टी, लिख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। लिखिए बच्चों, आपको ग्रुप 16 का जो हाइड्राइड है उसका प्रॉपर्टी बताना है। देखिए हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, सबसे पहला ये है कि हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 का पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है इसका, हाइड्राइड का ग्रुप 16 का? सबसे पहले आप याद रखिए इसका एसिडिक कैरेक्टर। देखिए बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा एसिड कौन है, कौन है सबसे ज्यादा अच्छा एसिड, इसमें पूछा जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे अच्छा एसिड कौन है। H2O है, H2S है, H2TE है, H2SC है, बताइए सबसे अच्छा एसिड कौन है इसमें? टेलुरियम सबसे अच्छा एसिड होगा, क्योंकि बच्चों एसिड हम लोग उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन डोनेट करने का टेंडेंसी होता है। तो सबसे अच्छा टेंडेंसी हाइड्रोजन डोनेट करने में टेलुरियम का है, टेलुरियम हाइड्राइड का है। ठीक है, तो सबसे कम किसका है, सबसे कम एसिडिक कौन है? वाटर, उसके बाद ये, उसके बाद सबसे ज्यादा ये है। तो आपको कहना है कि एसिडिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप हाइड्राइड का क्या होता है, बढ़ता है। कारण क्या है बाबू? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और हाइड्रोजन डोनेट करने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझे? तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन डोनेट कर सकता है? टेलुरियम डोनेट कर सकता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? टेलुरियम में। लिख लीजिए व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, देखिए एसिडिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ग्रुप 16 हाइड्राइड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक character increases, acidic character increases because लिख लीजिए बच्चों, when we move down the group 16 hydride acidic character increases because bond length increases, because क्या लिखेंगे, bond length increases and tendency to lose hydrogen increases, and tendency to lose हाइड्रोजन इंक्रीजेस, हाइड्रोजन लॉस करने का टेंडेंसी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। लिख लीजिए इस बात को। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका आएगा, H2TE का होगा। ठीक है, टेलुरियम हाइड्राइड। और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसमें है, वाटर में। वाटर आपका सबसे कम एसिडिक है और टेलुरियम सबसे ज्यादा एसिडिक है। लिख लीजिए इस बात। ये लिखिए, कॉपी हो गया। एसिडिक कैरेक्टर में हम लोग क्या पढ़े कि जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है वही अच्छा एसिड कहलाएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। अगर आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, उस पर हम लोग सोचेंगे। अभी बॉन्ड एंगल हेडिंग दीजिए, बॉन्ड एंगल। सेंड कौन मार रहा है?
बॉन्ड एंगल लिखिए, हेडिंग कीजिए। देखिए बच्चों, बॉन्ड एंगल में क्या कहानी है। अगर बात किया जाए बॉन्ड एंगल की, तो आप कह सकते हैं बॉन्ड एंगल, जैसे कि हम आपसे पूछेंगे वाटर का भी यहाँ बॉन्ड एंगल है, H2O होता है, बॉन्ड एंगल यहाँ बनता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा सल्फर। आपको पता है कि इसका पास लोन पेयर होता है, ये सब पता होगा आप लोगों को? यस सर, सबके पास लोन पेयर होता है। देखिए बाबू, जब हम लोग अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है, इसका 104 डिग्री होता है। इसका 104 डिग्री है, इसका आपका 92 डिग्री है। मतलब ये है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। जब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता है ना, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का साइज छोटा था, ऑक्सीजन छोटा था, उसके ऊपर छोटा छोटा 2 लोन पेयर था, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर था इस बॉन्ड पे खास दबाव नहीं बना पा रहा था, लेकिन यहाँ पर साइज क्या हुआ, बड़ा हुआ, इसका लोन पेयर इस पे आया। अब ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में क्या है, रिपल्सन होने लगा। मतलब यहाँ पर रिपल्सन कम था, इसका साइज छोटा था, लोन पेयर भी छोटा छोटा था जगह पे, तो यहाँ और यहाँ रिपल्सन क्या हो रहा था, कम। अब साइज जब बड़ा हुआ, स्पेस क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो लोन पेयर फैला, तो ये लोन पेयर इसको ढकेलने लगा, इधर से लोन पेयर इसको ढकेलने लगा, तो बॉन्डवा को क्या करेगा, झुका देगा ना। बॉन्ड जब झुक गया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन किसमें, लोन पेयर एंड बॉन्ड। तो आप कुछ लिखिएगा कि बॉन्ड एंगल क्या होगा बाबू हाइड्राइड में, तो बॉन्ड एंगल भी डाउन टू ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा, H2Te का बॉन्ड एंगल सबसे कम रहेगा, उसके बाद H2Se का रहेगा बच्चों, उसके बाद H2S का रहेगा, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा, 56 H2O का रहेगा। लिख लीजिएगा बच्चों, लिखिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, लिखिएगा बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड decreases down the group, bond angle of hydride decreases down the group, bond angle of hydride decreases down the group, bond angle of hydride decreases down the group because size of central atom increases, because size of central atom increases, because size of central atom increases, due to which repulsion between lone pair and bond pair, due to which repulsion between lone pair and bond pair इंक्रीजेस। बात समझ में आ रहा है? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हाइड्राइड में, तो सेंट्रल एटम का जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजेस, ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, जिसके कारण से बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो आपको यह समझना है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ रिपल्सन कम था, यहाँ रिपल्सन क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब यहाँ भी रिपल्सन था, थोड़ा कम था, यहाँ देखो रिपल्सन बढ़ गया बच्चे, है ना। तो रिपल्सन डाउन द ग्रुप हमारा बढ़ रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ 104 डिग्री था, यहाँ पे 92 हो गया, उसके नीचे 91 हो जाएगा, लास्ट में 90 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर कितना हो गया आपका, यहाँ पर 104 था ना, यहाँ पे 92 हो गया, यहाँ पर 91 हो गया, यहाँ 90 दे दीजिए। सबसे कम बॉन्ड एंगल कहाँ है, H2Te में, तो वहाँ रिपल्सन जबरदस्त है, बड़ा एटम है, चारों तरफ से हाथ मार रहा है, ढकेल रहा है इसको ढकेल रहा है, इधर से पतला हो जाए, छोटा हो जाए बोलो, ठीक है। तो लिख लीजिए इस बात को। फिर अगला प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी।
हेडिंग दीजिएगा थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल सब 15 जैसा ही प्रॉपर्टी लग रहा होगा आपको। थर्मल स्टेबिलिटी है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी का बात करें तो वही है थर्मल स्टेबिलिटी। जो हाइड्राइड ज्यादा हीट बर्दाश्त करेगा उसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है। क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। आप लिख दीजिएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों बॉन्ड लेंथ का। किसका है, बॉन्ड लेंथ। बस इतना ही लिखिए, समझ जाएंगे आप। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो आप बताइए सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका है, टेलुरियम का है ना जी। टेलुरियम का हाइड्राइड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी उसका सबसे क्या होगा, कम होगा। यानी कि H2Te का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा किसका होगा, H2SC का। उसके बाद किसका होगा, H2S का। और सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा, H2O का। लिख लीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है, H2O का। समझ गए मेरी बात को। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। इस बात को अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम लिखा देंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस इन हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 बिकॉज बॉन्ड लेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, कोई कारण पूछ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ H2SE मोर देन H2Te, तो बोल दीजिए बॉन्ड लेंथ बड़ा है। तो अभी तक जो हम पढ़े उसको एक बार रिवीजन मारते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो बात हम पढ़े, क्या क्या हम लोग पढ़े, थोड़ा सा स्केच पेन को नीचे रखते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़े ग्रुप 16 का जो भी पढ़े हैं उसको सारा को रिवाइज मारते हैं, जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 में यही पढ़े थे कि ग्रुप 16 कहते किसको। तो हम बोले थे कि पी ब्लॉक का वैसा एलिमेंट, पी ब्लॉक का वैसा एलिमेंट जिसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके आउटर सेल में क्या रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको आप क्या कहेंगे, ग्रुप 16 एलिमेंट कहेंगे। क्लियर है, ग्रुप 16 एलिमेंट में आपका कौन कौन एलिमेंट आता, सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। जिसमें पोलोनियम क्या है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेलुरियम क्या है बाबू मेटलॉइड है, और पोलोनियम क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद हम बताए थे ऑकुरेंस के बारे में। क्या बताए थे बच्चों, ऑकुरेंस के बारे में। तो ऑकुरेंस में हम आपको बताए थे, ऑकुरेंस में बताया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपका जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है, और नेचर में ऑक्सीजन O2 और O3 के फॉर्म में पाया जाता है। सेलेनियम और सल्फर जो है आपका वोल्केनो से, मतलब क्या बोलते हैं ज्वालामुखी के फटने से निकलता है सल्फाइड के रूप में, और रेडियो एक्टिव जो है न्यूक्लियर रिएक्शन से पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बता दिए थे ऑकरेंस कहाँ पे किसका है। दूसरा बात है जनरल प्रॉपर्टी का। तो जनरल प्रॉपर्टी अगर बात किया जाए तो ग्रुप 16 का हम बताए थे कि जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में होता था NH2NP4, NH2NP4। तो डाउन टू ग्रुप अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सेल नंबर भी क्या होता था, बढ़ता था। लेकिन उससे वो कोई मतलब नहीं, हम जान रहे थे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा NH2 और NP4। उसके बाद बात करेंगे एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज डिपेंड करता था बाबू सेल नंबर पे। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते थे तो सेल नंबर क्या होता था, बढ़ता था, और जैसे सेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज का दूसरा फैक्टर था सिल्टिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिल्टिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, उससे भी एटॉमिक साइज क्या होगा आपका, बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग तीसरा फैक्टर आया था आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा प्रॉपर्टी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हम आपको बताए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल भी दे दी, सूरत में बच्चा रहता है, एक रहता है कोटा में, तो उसका पेरेंट्स ज्यादा ध्यान सूरत वाला पर दे पाता है। क्लियर है, तो उसको बिगाड़ने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम आपको तीसरा फैक्टर बताए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज बताए
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम आपको यही बताएं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when extra electron added to gaseous atom। जब किसी गैसियस एटम में हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बच्चों? तो वह एनर्जी जो कि किसी एटम से रिलीज होता है, कब? जब हम उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल दिए कि अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होना चाहिए, एटम में स्पेस भी होना चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन में स्पेस कम है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। अट्रैक्शन कैपेसिटी है, एक्सेप्टेंस कैपेसिटी नहीं है। एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन का क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 में किसका ज्यादा है, सल्फर का, सेलेनियम का, ऑक्सीजन की चल गया 3 नंबर पे। उसके बाद टेलोरियम है, फिर पोलोनियम है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े। उसके बाद हम आज आपको पढ़ाएं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट में हम लोग पढ़े रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या पढ़े? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में पढ़े कि जब ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो हाइड्राइड बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, H2O बनाएगा, H2S बनाएगा, H2Ac बनाएगा, H2TE बनाएगा, H2PO बनाएगा। ठीक है, इस तरह का हाइड्राइड होता है। और हाइड्राइड का फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़े एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्या है? तो जो हाइड्राइड आसानी से अपना हाइड्रोजन लॉस कर सकता है वो अच्छा एसिड है। वो क्या है? अच्छा एसिड है। उस हिसाब से आपका जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वो आसानी से हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो जब हम डाउन टू ग्रुप आते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ H2TE का आता है। H2O का बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है, इसलिए सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? H2TE आपका सबसे अच्छा एसिड होगा। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी बताएं कि थर्मल स्टेबिलिटी भी बॉन्ड लेंथ का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बॉन्ड लेंथ जिसका ज्यादा है उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? कम है, यानी कि H2TE का थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा? कम होगा। अगर बात किया जाए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बात किए वो हम पहले ही समझा चुके हैं आपको कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाबू 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वैन डर वाल फोर्स, एटॉमिक साइज, एटॉमिक मोलर मास और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात किया जाए तो H2O ही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा वाटर का होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? वाटर का, क्योंकि वाटर क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा वाटर का। लेकिन मोलर मास के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो किसका हो जाएगा? टेलुरियम का। वैन डर वाल फोर्स भी टेलुरियम का। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे? हाइड्रोजन बॉन्ड और मोलर मास। तो जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसी पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। तो आज हम लोग यही क्लास को खत्म करते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर गुड बाय, गुड इवनिंग।